तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लास्ट यूनिट है, जो कि बीएसएन पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे साथ लास्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री का। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लिक एसिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आप सब जो है इससे वाकिफ़ है। आरएनए और डीएनए का नाम जो है ये आप लोगों ने सुना है और आपको इसके फंक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है वो पता होगा। सो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सो इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस द फॉलोइंग। जब हम इस लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को फिर इन चीज़ों के बारे में पता होगा जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के हवाले से कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ें होती है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है, आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। किन किन चीज़ों से आरएनए और डीएनए बनती है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस पर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इनके फंक्शन को जो है जानें। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, उसको हम क्या करें, जानें। तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकली इसकी अहमियत क्या है, इस पर हम डिटेल के साथ आज के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। काइंडली अपने माइक्स जो है ऑफ कर ले ताकि क्लास में किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा जी, बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के हवाले से। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 2 में, जो कि हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसके लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट ये हमारे साथ मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन्स ये आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लिपिड ये आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड जो है ये आपके पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल से मुराद ये है कि ये क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और इसकी बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल है उसको मेंटेन रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर डिफिनीशन में कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकली macromolecule essential for storing, transmitting and expressing genetic information। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो कौन कौन से रोल है जो कि न्यूक्लिक एसिड प्ले करती है, अदा करती है? तो इसमें पहला काम इसका ये होता है कि ये क्या करता है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये क्या करती है, स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर करती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो ये क्या करती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, इसको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। जो कि आपको पता भी होगा कि अक्सर जो है ज़्यादातर या कॉमनली जो है वालिदैन के जो खसूसियात होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चों में वालिदैन के जो खसूसियात होते हैं तो वो पॉजिटिव खसूसियात होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वालिदैन की, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो क्या आती है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है।
ठीक है। इसके साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो उसको एक्सप्रेस करने में न्यूक्लिक एसिड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे एक्सप्रेस करता है? आपने देखा होगा कि जब वालिदैन होते हैं, ठीक है, उनके जो वो बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जो है कुछ चीज़ों में बिल्कुल वालिदैन की तरह नज़र आते हैं, जैसे कि उनका आई कलर सेम होता है, या उनका जो हेयर स्टाइल होता है वो सेम होता है, या उनकी जो हेयर टेक्सचर होती है, या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, या उनके जो दूसरे हैबिट्स होते हैं, आदात होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बिल्कुल वालिदैन की तरह होते हैं। तो ये असल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुई होती है, ठीक है, डीएनए और आरएनए में, तो यही डीएनए जो है क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स में जितनी भी क्वालिटीज़ होती है, तो उसको कलेक्ट करके उसको बच्चों में क्या करती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें मुंतकिल कर देती है। सो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो क्वालिटीज़ आती है, जो खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होते हैं, तो इसको कौन मुंतकिल करता है? इसको न्यूक्लिक एसिड मुंतकिल करता है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मजीद आगे कहते हैं कि दे आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बनते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ अ शुगर मोलिक्यूल। ये शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। अगर आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें हमारे पास राइबोज शुगर होता है। अगर डीएनए है तो इसमें फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें फोस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, और फोस्फेट ग्रुप के साथ साथ नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस से मुराद क्या है? नाइट्रोजीनस बेसिस से मुराद एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल है, ठीक है। अगर आपके पास डीएनए है तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन होंगे। अगर आरएनए है तो आरएनए में फिर थायमीन की जगह क्या होंगे? यूरेसिल होंगे। तो ये इन सारे चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनस बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर क्या करती है? ये तीन चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स को बनाती है, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या करती है? न्यूक्लिक एसिड को बनाती है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जो है दो मेन टाइप है हमारे साथ। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आप लोगों को याद रहने चाहिए। पहली बात तो आप लोगों को ये याद रहनी चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर इसमें होगा। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल इसमें होगा। इसके अलावा एक इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, और तीसरा जो है इसमें नाइट्रोजीनस बेस होगा। और आपके पास पेपर्स अगर देखें तो उसमें ऑलरेडी इससे दो तीन एमसीक्यूज जो है वो आए हुए हैं, तो इसलिए इसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप होते हैं या है? तो न्यूक्लिक एसिड के हमारे साथ टू टाइप्स है, ठीक है। टू मेन टाइप्स है, जिसमें एक हमारे साथ डीएनए है जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और एक हमारे साथ आरएनए है जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सो डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन for the development, functioning, growth and reproduction of all known organism and many viruses, ठीक है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में असल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, ठीक है, मेरा जो है बच्चा है, तो मेरे बच्चे में मेरी क्वालिटीज़, मेरी प्रॉपर्टीज जो है उसमें पाई जाएगी। अब उसमें मेरी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई है? मेरी डीएनए से जो है उसमें जो है मेरी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ आई है। सो डीएनए में जो है इसमें जीन्स होते हैं। जीन्स में सर के बालों से लेकर पाँव के जो नाखून होते हैं उस तक जो है ये पूरी मालूमात जो है इसमें पाई जाती है, ठीक है। जिसमें हेयर कलर, ठीक है, हेयर टेक्सचर, आई कलर, आई जितने भी मतलब चीज़ें होती है, ठीक है, पूरी ह्यूमन बॉडी की इंफॉर्मेशन जो है जीन में पाई जाती है। और यही जीन जब फीटस इनसाइड क्या कहते हैं, जब फीटस मतलब
बन रहा होता है, ठीक है। तो इस दौरान ये जीन्स जो है ये पेरेंट्स सेल से ले ट्रांसफ़र होकर जो एम्ब्रियो होता है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ पर जो है इसकी क्या होती है, काम शुरू हो जाता है और इससे जो है एक मुकम्मल बच्चा जो है वो बन जाता है। सो इसी तरह से पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसमें, ऑफ स्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी भी ऑफ स्प्रिंग की डेवलपमेंट, उसकी फंक्शनिंग, उसकी ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? यस सर। अच्छा जी। इसके बाद हमारे साथ जो आरएनए होता है, तो आरएनए ऑन द अदर हैंड प्ले अ वेरियस रोल इन कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। आरएनए का काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करते हैं, जितनी भी डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करती है, उसको कोड करती है। कोडिंग से मुराद ये है कि उसको एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज करती है और कुछ जीन्स इंफॉर्मेशन को क्या करती है, डिकोड करती है, उसकी सीक्वेंस को क्या करती है, इंटरप्रेट करके उसको जो है दोबारा से क्या करती है, अरेंज करती है। इसी तरह से उसकी रेगुलेशन, किस तरह से जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है, आरएनए परफॉर्म करता है। सो to understand the structure of nucleic acid, it is important to understand the structure of nucleotides that make up nucleic acid. So, अगर हम चाहते हैं कि हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझें, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारे साथ क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज़ मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है 3 मेन मॉलिक्यूल से बनते हैं, जिसमें एक आपके पास शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यूज है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और आया हुआ है। पास पेपर्स को अगर देखें तो आपको लाजमी तौर पर देख जाएगा, मिल जाएगा। सो इसको भी अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं? A nucleotide is made up of three parts that are attached by bond. सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है 3 पार्ट से मिलकर बनते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के ज़रिए अटैच हुए होते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ जो 3 पार्ट्स है, जो 3 चीज़ें हैं वो कौन-कौन सी है? इसमें आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक कार्बन नंबर 5 पर अटैच शुगर मॉलिक्यूल होता है और एक आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि a nucleotide is a molecule that serve the basic building block of nucleic acid such as DNA and RNA. Each nucleotide is composed of 3 main component. अब यहाँ पर ये भी एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट बनता है कि हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, इन दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। बिल्डिंग ब्लॉक इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, आरएनए बनते हैं, तो इस वजह से इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो वो आपके पास जीन होंगे, ठीक है। आपके पास क्या है, जीन जो है ये एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो आपको फिर जीन याद रखना होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपको याद रखना है, सही है।
कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नो सर। वेरी गुड। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और जिस तरह से मैं आप लोगों को चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर इसी तरह से आप इसको अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो पानी की तरह होंगे। जैसे कि अभी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह के फजल से 3 पेपर इनके हुए हैं अब तक। मतलब पहला बायोस्टैटिस्टिक का था, दूसरा एपिडेमियोलॉजी का था और तीसरा जो है कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी का था। सारे स्टूडेंट जो है वो मुझे सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सब स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मेरे नोट्स के मुताबिक जो है वो एमसीक्यूज कर रहे हैं। और बहुत अब तक जितने भी इन्होंने पेपर दिए हैं तो सब में सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स सेम है, मतलब सब कह रहे हैं कि आसान है। तो आप लोगों को जो है इसको सीरियस लेना है, ठीक है? जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, तो इसको अगर आप सीरियस लेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों को पेपर देने में थोड़ी सी भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? इंशाल्लाह सर। अ- इंशाल्लाह सर। अच्छा जी। सो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस की तरफ आते हैं, ठीक है? सबसे पहले नाइट्रोजीनस बेसिस को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजीनस बेसिस क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड के हमारे साथ 3 मेन कंपोनेंट है, ठीक है, जिससे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजीनस बेसिस। सो इसमें क्या होते हैं? दिस कैन बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। डीएनए में आप लोगों को याद रखना है कि डीएनए में आपके पास जो नाइट्रोजीनस बेसिस होंगे वो क्या होंगे? 4 नाइट्रोजीनस बेसिस होंगे, ठीक है? 4। एक आपके पास एडेनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा आपके पास थाइमीन होगा। आरएनए में भी ये तीन नाइट्रोजीनस बेसिस सेम होंगे। इसमें डिफरेंट कहाँ पर आएगा? डिफरेंट थाइमीन की जगह आपके पास क्या आएंगे? यूरेसिल आएंगे, ठीक है? सो आरएनए में जो है थाइमीन की जगह सिर्फ यूरेसिल होता है और बाकी वही सेम नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जबकि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि हाउ मेनी नाइट्रोजीनस बेसिस इन डीएनए या आरएनए, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? 4 नाइट्रोजीनस बेसिस, 4 नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। डीएनए में कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। आरएनए में कौन कौन से होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। हाँ जी, यूरेसिल। तो बस ये आप लोगों ने याद रखना है। ये भी आपका एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यूज यहाँ पर बन गए। इसको आप अपने साथ याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं? दूसरा हमारे साथ जो पार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये शुगर मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 5 के साथ क्या होता है? इसने बॉन्डिंग की होती है। सो 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल, 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? डीएनए में द शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, वेल इन आरएनए शुगर इज राइबोज। अब ये भी एक एमसीक्यूज है एग्जाम के हवाले से। डीएनए में आपके पास जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है? डीऑक्सीराइबोज। जबकि आरएनए में आपके पास जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइबोज शुगर कहते हैं। सही है? देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप इसको अपने साथ नोट डाउन करें तो मैं जो एमसीक्यूज बुक बना रहा हूँ या जो बनाया हुआ है वो जो आपको मिल रहा है, ठीक है, या मिलेगा, तो उसकी भी फिर आप लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर इसको आप अपने साथ नोट करें तो, वरना यही एमसीक्यूज मैंने उस नोट्स में ऑलरेडी जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें जो है पानी की तरह आसान होंगी, ठीक है? कोई भी आपको मसला नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड में जो तीसरा मेन पार्ट होता है वो कौन सा है? वो आपके पास फोस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है? फोस्फेट ग्रुप। सो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ फोस्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम लिंक द न्यूक्लियोटाइड टुगेदर
टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपके पास एक एमसीक्यूज ऐसा भी आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि इन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल द बैकबोन इज फॉर्म फ्रॉम, बैकबोन जो है न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन होता है वो किस चीज़ से बनेगा या किस चीज़ से बनता है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन बनाता है। ठीक है, बैकबोन क्या होता है, बैकबोन जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है जिसके बगैर कोई चीज़ जो है वो स्टेबल नहीं रह सकती। सो बैकबोन कौन सी चीज़ बनाती है, बैकबोन जो है ये फॉस्फेट ग्रुप के ज़रिए बनता है न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, फिर वो फॉस्फेट ग्रुप में जो है ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का एक बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है। जी बिल्कुल, आपको एमसीक्यूज जो है वो हार्ड फॉर्म में मिलेंगे, बुक के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बार बार यही कहते थे कि सर हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए, पीडीएफ से हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इस वजह से बुक फॉर्म में आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए पढ़ना और समझना आसान होगा। अच्छा जी, मजीद कहते हैं कि when nucleotides are linked together through a phosphodiester bond, they form long chain which are the backbone of DNA and RNA molecule। यहाँ पर एक और एमसीक्यूज बनता है, वो कौन सा एमसीक्यूज बनता है, वो ये बनता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, और यही लॉन्ग चेन जो है डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है, बैकबोन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? जी सर। These chains serve as the basis for storing and transmitting genetic information in living organism। और यही जो चेन होते हैं, मतलब यही जो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी रखता है अपने साथ, और इसी तरह से पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग सेल्स में क्या करता है, इसको मुंतकिल भी करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लियोटाइड के हवाले से, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, आप लोगों को बस ये याद रहना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 मेन पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक आपके पास शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, और एक आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल है इसको पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मतलब 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, तो पेंटोज मतलब 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि नाइट्रोजीनस बेसिस आर डिवाइडेड इनटू पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजीनस बेसिस जो होते हैं हमारे साथ, ठीक है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन आते हैं, आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आते हैं। तो ये भी 2 क्लासेस में डिवाइड है। ठीक है, अब इसमें पहले क्लास को हम क्या कहते हैं, पायरिमिडीन्स कहते हैं, और दूसरे क्लास को हम क्या कहते हैं, प्यूरिन्स कहते हैं। ठीक है, पायरिमिडीन्स क्या है, इसको अब सुने। Pyrimidines is a heterocyclic aromatic organic compounds similar to benzene and pyridines, containing 2 nitrogen atoms at position 1 and 3 of the 6 member rings। ठीक है, अच्छा जी, पायरिमिडीन जो है ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने आपको बताया था कि ये बेंजीन की तरह का क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आपके पास जो डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिव एक दूसरे के पीछे, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पायरिमिडीन कहते हैं, ठीक है। ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बिल्कुल बेंजीन और पायरिडीन की तरह दिखते हैं। इसमें दो नाइट्रोजन एटम जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ इसने क्या की होती है, बॉन्डिंग बनाई हुई होती है, ठीक है। और जो 3 of the 6 कार्बन नंबर एट पोजीशन 1 एंड 3, मतलब यह है कि दो नाइट्रोजन एटम ने क्या किए होते हैं, एक कार्बन नंबर 1 पर बॉन्डिंग की होती है और एक कार्बन नंबर 3 पर की होती है। अब यहाँ पर अगर इस डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पर एक कार्बन नंबर 1 ये हो गया, फिर ये कार्बन नंबर 2 है और फिर ये कार्बन नंबर 3 है। तो कार्बन नंबर 3 आपके पास ये वाला है, ठीक है, और कार्बन नंबर 1 ये है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर ये दो नाइट्रोजन एटम ने क्या की होती है, बॉन्डिंग की होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पायरिमिडीन कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है कि पायरिमिडीन ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि सिमिलर है बेंजीन और पायरिमिडीन की तरह, ठीक है। इसमें दो नाइट्रोजन एटम होते हैं, बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी ये पोजीशन वाली चीजें जो है आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं प्यूरिन की तरफ। प्यूरिन क्या है, प्यूरिन जो है ये आपके पास ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या होते हैं, इसमें पायरिमिडीन रिंग जो है वो क्या हुए होते हैं, फ्यूज हुए होते हैं आइमिडाजोल रिंग के साथ। जो पायरिमिडीन रिंग है ना वो आइमिडाजोल रिंग के साथ क्या हुए होते हैं, फ्यूज हुए होते हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ इसने क्या की है, बॉन्डिंग की है, इसके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो प्यूरिन में आप लोगों ने ये बात सिर्फ याद रखनी है कि प्यूरिन में जो पायरिमिडीन रिंग होते हैं वो एमिडाजोल रिंग के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्यूरिन कहते हैं, सही है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, थ्री न्यूक्लियो बेसिस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे साथ जो थ्री न्यूक्लियो बेसिस पाए जाते हैं वो कौन से हैं, वो साइटोसिन है, थायमीन है एंड यूरेसिल है, ठीक है। ये कहाँ, ये किस में पाए जाते हैं, ये पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ये पायरिमिडीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ पायरिमिडीन, मतलब मंदरजेल में से कौन सा न्यूक्लियोजीनियस बेस जो है, नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो पायरिमिडीन से बना हुआ है या पायरिमिडीन से बनता है, तो आप लोगों ने ये तीन नाम याद रखने हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। ये पायरिमिडीन से बनते हैं, ठीक है, ये पायरिमिडीन से बनते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये थायमीन का स्ट्रक्चर है और ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। डिफरेंस इसमें क्या है, डिफरेंस इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन, मतलब आप लोग जो है इस अगर इसको नोट करें इन स्ट्रक्चर को तो आपको आसानी से वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ पर जो एमाइनो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर बिल्कुल टॉप में अटैच हुआ है। यहाँ पर जो है टॉप में डबल ऑक्सीजन बॉन्ड है और कार्बन नंबर 2 के साथ जो है एमाइन ग्रुप जो है वो अटैच है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है आपके पास क्या है, यूरेसिल में आपके पास क्या है, यूरेसिल में आपके पास एक ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ हो गया, ठीक है, एक यहाँ हो गया, एमाइन ग्रुप ये हो गया और इसके साथ एक दो, सर ये तो बिल्कुल सेम है दोनों, थायमीन और यूरेसिल। बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सबर करें, मैं थोड़ा सोचता हूँ इसमें। एक ऑक्सीजन ये हो गई, एक ये हो गया एमाइन ग्रुप और इसमें थायमीन NH और यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, इसमें भी एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है। हाँ जी बिल्कुल, जो थायमीन और यूरेसिल है इन दोनों का जी, थायमीन में एक एडिशनल लाइन है बस, हाँ डबल बहुत बॉन्ड के साथ। सॉरी, यहाँ पर बिल्कुल
एडिशनल लाइन क्या है, यहाँ पर एस के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई नहीं है, तो ये तो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए ना, सेम तो नहीं है ना। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी अरेंजमेंट की वजह से आपके पास पूरा जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेस होता है वो चेंज हो जाता है। तो यही तो डिफरेंसेस होती है जिसके बेस पर क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डिंग की हुई है, जबकि यहाँ पर जो है कोई बॉन्डिंग नहीं की हुई। तो ये आपके पास 3 नाइट्रोजिनस बेसिस है जो कि पैरामिडीन से बनते हैं, ठीक है। और ये आपके पास आरएनए में मतलब आपको देखने को मिलेंगे आरएनए में, ठीक है। सर यहाँ पे एक पॉइंट और भी है ना, यूरेसिल जो था वो आरएनए में और थायोमीन जो है वो डीएनए में है। बिल्कुल ये भी तो एक डिफरेंस हो गया। बिल्कुल ये भी एक पॉइंट है। थायमीन जो है ये डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये किस से बने हैं, ये पैरामिडीन से बने हैं। ये पैरामिडीन के डेराइवेटिव है। डेराइवेटिव से मुराद ये है कि पैरामिडीन से ये बने हुए, पैरामिडीन ने इसको बनाए हैं, इसकी कोडिंग की है। सही है। जी सर। अच्छा जी, देयर आर मेनी नेचुरली अकरिंग प्यूरिन। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे कुदरती तौर पर प्यूरिन जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। सो प्यूरिन से जो हमारे साथ नाइट्रोजीनस बेसिस बनते हैं, तो वो 2 नाइट्रोजीनस बेसिस जो है न्यूक्लिक एसिड के, वो प्यूरिन से बनते हैं। और जो प्यूरिन से बनते हैं उसमें एक आपके पास एडेनिन है और एक आपके पास क्या है, गुआनिन है। ये क्या है, ये प्यूरिन्स है, ये प्यूरिन से बनते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स इसको क्या करती है, बनाती है, इसकी कोडिंग करती है। तो प्यूरिन से आपके पास जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं, और पैरामिडीन से आपके पास जो डेरिवेटिव बनते हैं उसमें क्या आते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड माशाल्लाह, ज़बरदस्त। समझ आ गई ना इस पॉइंट्स की। वेरी गुड। अब आ जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की तरफ। न्यूक्लियोसाइड्स आर ग्लाइकोज amines consisting of a nucleobase bound to ribose or deoxyribose sugar via a beta glycosidic linkage, ठीक है। अच्छा जी, न्यूक्लियोसाइड्स ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास ग्लाइकोज एमीन्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोज एमीन्स मतलब ये है कि ग्लूकोज के साथ एमाइंस होते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजीनस या न्यूक्लियो बेस पर मुश्तमिल होते हैं जिसमें राइबोस और डिऑक्सीराइबोस शुगर होता है। और इसने किस चीज़ के ज़रिए बॉन्डिंग की होती है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए इसने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की हुई होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स इंक्लूड साइटिडीन, यूरिटिडीन, ठीक है, यूरिडीन हो गए, एडिनोसिन हो गए, ग्वानोसिन हो गए, थायमिडीन हो गए, और इसी तरह से आइनोसिन हो गए। ये क्या है, ये आपके पास एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइड्स की। तो एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल्स आपको दिए गए होंगे या न्यूक्लियोसाइड आपको दिया गया होगा और आपको पूछेंगे कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो साइटिडीन, यूरिडीन, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन एंड आइनोसिन, ये आप लोगों को याद रहने चाहिए। सही है। प्यूरिन से जो है आपके पास जो है 2 नाइट्रोजिनस बेसिस बनते हैं जिसमें एक आपके पास एडेनिन होता है और एक गुआनिन होता है, जबकि पायरिमिडीन से आपके पास 3 नाइट्रोजिनस बेसिस बनते हैं जिसमें एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास साइटोसिन, दूसरा थायमीन और तीसरा आपके पास यूरेसिल होता है। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आसानी होंगी, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर अगर आप देखें एडेनिन के साथ जब हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ होता है तो मतलब इस तरह से एडेनिन बनते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल बनते हैं। लेकिन जब हमारे साथ जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक्स के साथ जब राइबोज होते हैं, ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखें,
अगर नाइट्रोजन के साथ X में क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो, तो इससे हमारे साथ एडेनिन आएगा, ठीक है, गुआनिन आएगा, साइटोसिन आएगा, यूरेसिल और थायमीन आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास क्या हो, एक्स एन के साथ जो एक्स होता है, एक्स से मुराद कोई भी आपके साथ मतलब जिसके साथ एटम के साथ बॉन्डिंग की हो, अगर एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाए, राइबोस आ जाए, राइबोस जो है यहाँ पर एन के साथ ऐड हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो इससे फिर क्या बनेंगे, इससे एडिनिन की जगह फिर एडिनोसिन बन जाएगा, गुआनिन की जगह फिर गुआनोसिन बन जाएगा, साइटोसिन की जगह फिर साइटिडीन बन जाएगा, यूरिसिल की जगह फिर यूरिडीन बन जाएगा और थायमीन की जगह फिर थायमिडीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर इसके साथ जब फोस्फेट ग्रुप ऐड होता है राइबोस के साथ, फिर जब फोस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो फिर इसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, यूरिटिडीन मोनोफॉस्फेट कहेंगे और इसी तरह से थायमिडीन मोनोफॉस्फेट कहेंगे। एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो मोनो कहेंगे, दो अटैच है तो डाई फोस्फेट कहेंगे, अगर 3 अटैच है तो फिर ट्राईफॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। तो जितने फोस्फेट अटैच होंगे उसके मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम नेम देंगे। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ, ठीक है। काइंडली माइक्स अपने ऑफ करें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या है, ये हमारे साथ एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लिक एसिड का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। मतलब जो डीएनए और आरएनए हमारे साथ बनते हैं तो ये किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं और नाइट्रोजीनस बेसिस ये आपके पास क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए में। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ ये अरेंज हुए होते हैं, इसकी कोडिंग हुई होती है और इसी में जो है इंफॉर्मेशन पोशीदा होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, मुंतकिल होता है। सो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर रोल प्ले करता है न्यूक्लिक एसिड में और इसी तरह से सर्व टू कैरी पैकेट ऑफ एनर्जी विद इन द सेल्स, और इसी तरह से इस ये जो है अपने साथ एक पैकेट ऑफ एनर्जी के तौर पर ये रोल प्ले करता है ये न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें एटीपी मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, ये एक एनर्जी कंपाउंड है, एनर्जी कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है। इसी तरह से इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में आपके पास फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाता है, साइटोसिन साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट आ जाते हैं एंड यूरिटिडीन ट्राइफॉस्फेट आ जाते हैं। तो ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स प्ले सेंट्रल रोल इन मेटाबॉलिज्म, इसी तरह से ये मेटाबॉलिज्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जब ब्रेकडाउन होती है मॉलिक्यूल की, तो उस ब्रेकडाउन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि एटीपी उसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो इन एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स प्रिसिपिटेट इन सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कंप्लीमेंट्री हमारे साथ जो कंप्लीमेंट्री ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और कंप्लीमेंट्री एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं जो कि एक सेल के सिग्नल्स को दूसरे सेल तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इन इम्पोर्टेंट कोफैक्टर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, और एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक कोफैक्टर के तौर पर भी ये न्यूक्लियोटाइड्स रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से को एंजाइम ए हो गया, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड हो गए, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हो गए। तो ये क्या है, ये कोफैक्टर के तौर पर रोल प्ले करते हैं जो कि एंजाइम के जो रिएक्शन है उसको इम्पोर्टेंट और उसको प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
अच्छा जी, फिर आपके पास जो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? सो न्यूक्लियोटाइड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, मतलब इसके 3 टाइप है। एक को मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एक को डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और एक को ट्राइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? अ मोनोन्यूक्लियोटाइड एक्ट एज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। वन ऑफ द कॉमन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब जो एटीपी है, ये क्या है? ये एक कॉमन मोनो न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड से ये क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, एक्ट एज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड के तौर पर रोल प्ले करती है और इसकी एक कॉमन एग्जांपल क्या है? एटीपी है। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड विद 3 फॉस्फेट। ठीक है, इसमें 3 फॉस्फेट जो है क्या होते हैं? अटैच हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एडिनोसिन बेस लिंक टू पेंटोज शुगर फॉर्म स्ट्रक्चर कार एडिनोसिन। एडिनोसिन बेस जब पेंटोज शुगर के साथ मतलब राइबोस के साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको फिर हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन कहते हैं। ठीक है, वेल एडिनोसिन इज बॉन्डेड टू सिंगल फोस्फेट। जब एक एडिनोसिन एक फोस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है तो इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है जिसको फिर हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है, और दिस रिएक्शन नीड एनर्जी। और ये जो रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसमें ये लिंक बन रहे होते हैं, ये बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो ये विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत होती है इन बॉन्डिंग्स बनाने को। ठीक है, जो कि एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है और मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड से इसको एनर्जी मिलती है। फिर इसके बाद आपके पास आता है डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? When two nucleotides link together, a structure called dinucleotide। जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको फिर हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, इफ द डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन एडिनोसिन नाइट्रोजीनस बेस, अगर डाइन्यूक्लियोटाइड में एडिनोसिन एज अ नाइट्रोजीनस बेस के तौर पर पाया जाए देन इट विल बी कॉल्ड, तो इसको फिर हम एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट विटामिन फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपाउंड कॉल्ड कोएंजाइम। इसी तरह से जब एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड मुख्तलिफ विटामिन के साथ मिलती है, उसके साथ कंबाइन होती है, तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 3 इम्पोर्टेंट कोएंजाइम आज हमारे साथ, जो 3 मेन कोएंजाइम है उसमें एक आपके पास NAD है जिसको हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एक NADP है जिसको हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कहते हैं और एक आपके पास FAD है जिसको हम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये जो टर्म है इसके जो क्या कहते हैं NAD का जो स्टैंड है ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि NAD से क्या आता है, FAD से क्या आता है, NADP से क्या आता है। ये भी आपके एग्जाम में आएंगे और आए हुए भी है ऑलरेडी। पास पेपर्स आपको जब मिलेंगे तो उसमें फिर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पोलीन्यूक्लियोटाइड। पोली मीन मेनी, न्यूक्लियोटाइड मीन न्यूक्लियोटाइड सब जो, तो इसका मतलब यह है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। व्हेन मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें आपके पास DNA और RNA मॉलिक्यूल जो है ये क्या है? ये पोलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर क्या करते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो वो लार्ज मॉलिक्यूल क्या होंगे? वो DNA और RNA होंगे। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड्स को बनाते हैं। सो बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होकर क्या बनाती हैं?
ग्लाइकोजन बनाती है। तो इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर क्या बनाती है, डीएनए और आरएनए बनाती है। So there are different types of RNA molecule. Each type performs specific function under the instruction of DNA. हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के आरएनए होते हैं, जिसमें हमारे साथ राइबोसोमल आरएनए हो गई, ट्रांसफ़र आरएनए हो गई, मैसेंजर आरएनए हो गई, ठीक है। बहुत सारे आरएनएज़ होते हैं हमारे साथ, ठीक है। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के आरएनए होते हैं, तो ये डीएनए के इंस्ट्रक्शन के बेस पर क्या करती है, मुख्तलिफ़ ख़ास स्पेसिफ़िक फ़ंक्शंस परफ़ॉर्म करती है। तो जो 2 न्यूक्लिक एसिड है, इसमें एक हमारे साथ डीएनए है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और एक आरएनए होता है जिसमें हमारे साथ राइबोज शुगर होता है। आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और डीएनए जो है ये मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, और आरएनए जो है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इंतहाई सिंपल है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है जिसको डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। तो ये था आपका बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम डीएनए और आरएनए को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। तो आपकी ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ तक अगर आपको कोई